ओके, तो अपन ने लास्ट क्लास में आप लोगों का प्लांटिंग तक का देखा था। प्लांटिंग में हमने प्लांटिंग टाइम को जस्टिफाई किया था, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग टाइम, प्रोपगेशन टाइम, ठीक है, उसके बाद प्लांटिंग किस सिस्टम में करना चाहिए, यहाँ तक की चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। फिर अपन जो है फाइनली पॉलिनाइजर के सेक्शन में आए हुए थे, और पॉलिनाइजर में आने के बाद अपन ने अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है उसको ब्रेक किया हुआ था। याद है यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को एप्पल में? यस सर। ओके, एप्पल अभी आप लोगों का बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहा है, जितना समझना है समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डाउट होता है पूछिए। आज आप लोग का हम लोग प्लांटिंग ये पढ़ेंगे, पॉलिनाइजर, एचडीपी, और थोड़ा बहुत अपन इसमें कलर डेवलपमेंट, बैगिंग टेक्निक, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ये सारी चीजों को खत्म करेंगे। ये चीजें एक बार आप समझ गया फिर दिक्कत नहीं होगा, सारे क्रॉप में आप प्रॉपरली इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लांटिंग के टॉपिक में जब अपन मूव कर रहे थे, तो प्लांटिंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो अपना रह गया है, वो है पॉलिनाइजर। कि भाई आप कितना परसेंट पॉलिनाइजर लगाओगे, क्या होता है पॉलिनाइजर, हर एक चीज अपने को समझना है। जो न्यू बैच वाले हैं उनको तो अभी अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के सेक्शन में हम लोगों ने पॉलिनाइजर खत्म किया था, याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। और प्रीवियस बैच वाले तो पहले ही समझ चुके हैं, पर एक बार अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एप्पल की अगर अपन बात करें तो हम सबको पता है कि एप्पल में आपका जो है गैमिटोफाइटिक गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। ये सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, ये जितने रोजेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं, सभी में ही आपका गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लांट है, ठीक है। और ये आठों प्लांट मान लेते हैं कोई एक वैरायटी की है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कौन सी वैरायटी की, रेड डिलीशियस वैरायटी की है। तो हमको पता है एप्पल में गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, और एप्पल में पाई जाती है मतलब रेड डिलीशियस वैरायटी में भी पाई जाती होगी। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। है ना? यस सर। अब देखो, अगर रेड डिलीशियस वैरायटी में गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि अपने को ये तो पता है कि एप्पल क्या है, एक हर्माफ्रोडाइट प्लांट है। मतलब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है एक ही फ्लावर के अंदर आते हैं। एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल आते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा कोई प्रोलिनेशन में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मेल फीमेल सारा चीज वहीं पे अवेलेबल है कि नहीं? पर चूंकि इसमें गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या गैमिटोफाइटिक को भी अभी साइड में हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन मेन होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्योंकि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लांट के अंदर फ्लावर तो बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे। ये प्लांट है, इसमें देखो यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है, ये ऐसे करके फ्लावर तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर इन फ्लावर के अंदर जो मेल पॉलन डेवलप हो रहा है, मेल पॉलन, उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर प्लांट के फीमेल को पॉलिनेट ना कर पाए। जब किसी भी प्लांट का मेल जो है अपनी ही फीमेल को पॉलिनेट ना कर पाए, वो दूसरी वैरायटी की फीमेल को पॉलिनेट कर सकता है। उसके अंदर है कैपेसिटी की वो पॉलिनेशन कर सकता है, पर दूसरे वैरायटी को, अपने खुद के वैरायटी के प्लांट को या खुद के प्लांट को नहीं कर सकता। तो इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। याद है ये चीज? हमने मैंगो में भी देखा है, हमने आंवला में भी देखा है, हम अभी कोकोआ में भी देखेंगे, लोकवाट में भी देखा हुआ है, बहुत सारे क्रॉप्स में देखोगे इस चीज को, है ना? तो क्या होता है कि इस पौधे के अंदर जितना भी मेल प्लांट तैयार होगा, इस पर्टिकुलर पौधे के अंदर जितना भी मेल फ्लावर तैयार होगा, वो इस पौधे के फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर सकता। ना ही इस प्लांट के फीमेल को पॉलिनेट कर सकता है, ना ही इस प्लांट को, ना ही इस प्लांट को। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी एक सिंगल वेराइटी के प्लांट हैं। समझ में आ रहा है? सब रेड डिलीशियस की वैरायटी के प्लांट है, सबका जीन सेम है। तो इस यस सर। पौधे के अंदर ये खासियत है कि इसके अंदर जो भी पॉलिन प्रोड्यूस होगा, वो इस वैरायटी के किसी भी प्लांट के फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर सकता। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो अगर मान के चलो कि इसमें पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ पर प्रॉपर फ्रूट सेट होगा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ पे फ्रूट सेट होगा नहीं, अब मेरे को तो मार्केट में भाई रेड डिलीशियस का रेट बहुत जबरदस्त मिल रहा है, मेरे को रेड डिलीशियस वैरायटी ग्रो करना है। तो मैं क्या करूंगा
कि फ्रूट सेट तो हो नहीं रहा है, तो मेरी मजबूरी ये हो गई है कि भाई जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फ्रूट सेट नहीं होगा, और फ्रूट सेट तभी होगा जब पॉलिनेशन होगा। तो मुझे सबसे पहले किसका जुगाड़ बनाना पड़ेगा? पॉलिनेशन का जुगाड़ बनाना पड़ेगा। यस समझ रहे सर। हो? तो पॉलिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन पौधों के बीच बीच में, ये देख रहे हो, इन पौधों के बीच बीच में हम क्या करते हैं, एक दूसरी वैरायटी की पौधे को लगाते हैं, एक ऐसी वैरायटी के पौधे को जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो हमारे रेड डिलीशियस वैरायटी को पॉलिनेट कर पाए। समझ पा रहे हो? चूंकि हमारा यस रेड डिलीशियस वैरायटी में जो पोलन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने पौधों के फ्लावर को पॉलिनेट एंड फर्टिलाइज कर सके, इसलिए हम बाहर से एक वैरायटी को हम प्लांट को लगाते हैं यहाँ पे, ताकि उस पौधे में जो पोलन प्रोड्यूस होगा वो जो है हमारे मेन कल्टीवार के पोलन को, फीमेल को फर्टिलाइज कर सके और हमको रेड डिलीशियस वैरायटी के फ्रूट मिले। ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे पौधे जिसको हम बाहर से लगा के ला के लगाते हैं इनके बीच में, ताकि हमको पॉलिनेशन में हेल्प मिले, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, पॉलिनाइजर वैरायटीज कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब देखो, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, तो भाई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब खुद अपनी वैरायटी को नहीं कर सकता। अब रेड डिलीशियस की जगह गोल्डन लगा लो, स्टारकिंग लगा लो, कोई भी दूसरी वैरायटी की वैरायटी को लगा लो, हर वैरायटी के पॉलन के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो रेड डिलीशियस को पॉलिनेट कर पाए। पर हम हर वैरायटी को उठा के ला के पॉलिनाइजर के रूप में यूज नहीं करेंगे। हम भाई ऐसे पॉलिनाइजर को लाएंगे ना, जब हम एक एक्स्ट्रा पौधा सिर्फ और सिर्फ पॉलन सोर्स के रूप में उपयोग करने के लिए ला रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम एक ऐसा पौधा लाएं जिसके पॉलन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, जिसके पोलन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो हमारे पर्टिकुलर फ्लावरिंग में जब फीमेल मेच्योर होती है उसी टाइम में पोलन को प्रोड्यूस करे, तभी तो वो अच्छा पॉलिनाइजर कहलाएगा ना। समझ पा रहे हो? समझ आ रहा? किसी को भी यस रेंडमली उठा के यस सर। पॉलिनाइजर नहीं बना देना है। कुछ खास वैरायटीज को बनाई जाती है क्योंकि उनके अंदर पोलन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फ्लावरिंग टाइम ओवरलैप करना चाहिए, ये सारी चीजों को देखते हुए। तो हमारा जो पॉलिनाइजर का कंसेप्ट है वो हमको क्या बताता है कि भाई हमको एक ऐसे पौधे को मतलब पॉलिनाइजर एक ऐसा पौधा होता है जिसको हम अपने मेन प्लांट के बीच में लगाते हैं, ताकि हमारे मेन प्लांट के जो पोलन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। समझ में आया? अब जैसे रेड डिलीशियस की वैरायटी मैंने लगाई थी, और इसमें मैंने मान के चलो पॉलिनाइजर के रूप में मान लो कोई भी एक वैरायटी, एक्स वैरायटी को एज एन पॉलिनाइजर लगा दिया, तो रेड डिलीशियस का वैरायटी का जो फ्रूट है वो मेरा मेन रिक्वायरमेंट था। तो रेड डिलीशियस वैरायटी, चूंकि मार्केट में रेड डिलीशियस वैरायटी की डिमांड है फॉर एग्जांपल, तो रेड डिलीशियस मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि इसमें फ्रूट सेट होना चाहिए। इसमें हो ना हो उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पर हाँ, अगर इसमें भी फ्रूट डेवलप हो जाए तो वो और अच्छी बात है कि भाई इसके भी फ्रूट को बेचे, कुछ पैसे और कमा लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे एरिया को कवर करेगा ना, मेरे प्रॉपर्टी को कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो जनरली हम पॉलिनाइजर के रूप में, जो खुद में सेल्फ कंपेटिबल प्लांट होता है और इसके लिए अच्छा एक पॉलिन सोर्स के रूप में काम कर सकता है, ऐसे पौधों को हम पॉलिनाइजर के रूप में यूज करते हैं, ताकि खुद भी फ्रूट प्रोड्यूस करे और दूसरों में भी होने। इसीलिए पॉलिनाइजर वेराइटीज स्पेसिफिक होती है, अदरवाइज किसी भी वेराइटी को उठा के पॉलिनाइजर बना सकते थे। समझ में आ रहा है क्या होता है पॉलिनाइजर? यस सर। यस सर। ये नहीं? यस सर। ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले तो पॉलिनाइजर क्या होता है ये जानना जरूरी था। दूसरा, अब भाई एक बात बताओ, मेरे पास मान लो एक लिमिटेड एरिया है, फॉर एग्जांपल ये 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना, 1 हेक्टेयर का जमीन है। अब इसमें मैं 5x5 में एप्पल लगाता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। 5x5 के हिसाब से 400 प्लांट पर हेक्टेयर लगेगा, है कि नहीं? एक हेक्टेयर में 400 प्लांट लगेंगे। अब इस 400 प्लांट में मुझे चाहिए प्रॉपरली कौन सा प्लांट? रेड डिलीशियस। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये 800 रुपए किलो में बिकता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, इसका प्राइस क्या है रेड डिलीशियस का? 800 रुपए। और मैं जिस एनवायरमेंट में रहता हूँ वो रेड डिलीशियस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो अगर कोई वेराइटी 800 रुपए में बिक रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी किसान चाहेगा ना कि मैं यही वेराइटी प्लांट करूं अपने फील्ड में, है यस ना? सर। यस सर। अब ये मैंने रेड डिलीशियस वेराइटी लगाना चालू किया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई रेड डिलीशियस वैरायटी के अंदर तो क्या मौजूद है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है। यस। तो क्या ये रेड डिलीशियस वैरायटी खुद में फ्रूट सेट बनाएगा अगर मैं 400 पौधा लगा दूं तो? नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। नहीं कर पाएगा।
तो उस केस में मेरे को ये पता है कि ये सेल्फ इनकम्पेटिबल वैरायटी है, तो मैं क्या चाहूंगा कि बीच में पॉलिनाइजर लगा देता हूं यार। अब एक बात बताओ, अगर मैं बीच में पॉलिनाइजर लगाता हूं तो ऑब्वियसली जब मैं बीच में पॉलिनाइजर लगाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं रेड डिलीशियस का जो 400 पौधा लगने वाला था वो घट के 300, 350 या 370 ही हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। और जैसे ही रेड डिलीशियस वैरायटी की नंबर कम हुई, मेरा प्रॉफिट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो पुराने टाइम में क्या होते थे, किसान लोग क्या करते थे कि भाई हम पॉलिनाइजर लगाएंगे। वो मानते थे कि हाँ समस्या तो है फ्रूट सेंट की, लेकिन हम पॉलिनाइजर लगाएंगे, लेकिन पॉलिनाइजर कितना ही लगाएंगे, केवल और केवल 10%। मतलब वो लोग क्या करते थे, 400 पौधे के पीछे केवल 40 पौधे को एज एन पॉलिनाइजर लगाते थे। अब 400 पौधे के पीछे मतलब आपका केवल 360 पौधा मेन प्लांट होता था और 40 पौधा क्या होता था, पॉलिनाइजर। 40 पौधे के लिए 360 प्लांट के लिए पोलन प्रोड्यूस करना, उसको प्रॉपरली पोलिनेट करना नेचुरली हनी बी के थ्रू पॉसिबल नहीं होता था, फ्रूट सेट सही नहीं आता था। इसीलिए आप लोग प्रॉब्लम पढ़ते हो एप्पल में क्या बोलते हैं उसको, क्या एक प्रोडक्टिविटी करके एक प्रॉब्लम है इसमें, पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्पल करके, लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल करके पढ़े होगे आप। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, पोलिनाइजर की मात्रा बहुत कम लगाते थे। अब भाई एक बात बताओ, आपको पॉलन लगाना है तो भाई 10% पॉलन जो है 90% प्लांट को, 10% पॉलिनाइजर वैरायटी 90% प्लांट को पॉलिनेट करना इतना आसान नहीं होता उसकी। तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च और जो भी किया होगा, अपना डाटा बनाया होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 25% और मैक्सिमम 33%, अगर आप 25 से 33% के बीच में अगर आप एप्पल में पॉलिनाइजर का उपयोग करते हो तो आपको बेस्ट फ्रूट सेट मिलेगा। अगर 25% से कम करते हो तो फ्रूट सेट उतना अच्छा नहीं होगा। 33% से उस पार करोगे तो फ्रूट सेट तो ठीक होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट रिड्यूस होने लगेंगे, कहीं ना कहीं यील्ड में इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कि एप्पल में कितना परसेंट पॉलिनाइजर का उपयोग करना चाहिए, पहला प्रियोरिटी है 33%, दूसरा प्रियोरिटी है 25%। समझ में आया? कितना परसेंट सर पॉलिनाइजर यूज, अनफ्रूटफुलनेस बोलते क्या? क्या बोल रहे हैं? अनफ्रूटफुलनेस बोलते क्या, जो सर आप बता रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। अनफ्रूटफुलनेस तो फिर एक पूरा एक मेजर टॉपिक है, उसके कई कारण हैं, और पुअर प्रोडक्टिविटी की भी बहुत कारण है, या हाँ चलो उसको आप अनफ्रूटफुलनेस भी कह सकते हो। उसमें एक कारण जो है ये भी है, अभी पढ़ेंगे, अभी आएगा ये टॉपिक। स्पेशल यस प्रॉब्लम सर। इन एप्पल पढ़े होगे आप लोग, है ना? तो लगभग 33% या 25% के आसपास आपको पॉलिनाइजर यूज करना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एप्पल में पॉलिनाइजर की मात्रा कितना परसेंट होना चाहिए, तो कितना परसेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी? 33%। 33%। 33%, ठीक है। और ये 33% कैसे लगाएंगे, अब एक बात बताओ, 33% अगर मेल प्लांट पॉलिनाइजर लगाया हो तो केवल और केवल 66 या 67% नॉर्मल वेराइटी हुई ना, रेड डिलीशियस। 33 वन जो यस सर। 33, 32, तो ये 1:2 के रेशियो में लगा कि नहीं लगा, मतलब हर दो मेन प्लांट के पीछे एक पॉलिनाइजर वेराइटी। समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। तो 1:2 रेशियो बोले सेक्स रेशियो इन एप्पल, या 33% पॉलिनाइजर, 33, 66 या 67 बोले, दोनों ही सही है। समझ में आ रहा? यस सर। प्लांटिंग कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, 2 रो मेन प्लांट का लगाएंगे। देखो 2 रो में किसका लगाया, मेन प्लांट का, फिर 1 रो पॉलिनाइजर का, फिर क्या करूंगा, 2 रो मेन प्लांट का लगाया, और फिर 1 रो पॉलिनाइजर का, फिर 2 रो मेन प्लांट का। तो होगा क्या, आप देख पाओगे कि ये देखो, ये 2 प्लांट को ये पॉलिनेट कर दिया, इसको ये कर दिया, ये देखो पॉलिनाइजर कितना सही डिवाइड हुआ है, देख रहे हो? इसके लिए ये देखो, देख पा रहे हो, हर एक फीमेल जो है 2 प्लांट को पॉलिनेट कर रहा है, हर एक मेल जो है, देख पा रहे हो? इसका यहाँ पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो पॉलिनाइजर रहेगा ना। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो इस तरीके से आपका जो है लेआउट जो है होता है 1:2 का। समझ में आया? क्लियर है? तो ये पॉलिनाइजर का सिस्टम होता है, इसको याद रखेंगे। आप पीयर में जाओगे तो वहां केवल 10% पॉलिनाइजर रिकमेंडेड है। तो हर प्लांट में पॉलिनाइजर का परसेंटेज अलग अलग होता है, एप्पल में 33%, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 10 एग्जाम दोगे किसी न किसी एक में पूछेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो पोलिनाइजर क्लियर है, प्लांटिंग टाइम क्लियर है, प्लांटिंग सिस्टम क्लियर है आप लोगों को एप्पल का। हाई यस सर। डेंसिटी प्लांटिंग एंड मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए हमने हेजरो सिस्टम को देखा था, याद है? यस यस सर। सर। ओके। इसके अलावा एप्पल में सबसे पहली बार मीडो ऑर्चर्डिंग किया गया था। मीडो ऑर्चर्डिंग या इसी को क्या कहते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, याद है ना, अपन ने पहले भी देखा हुआ है। यस सर। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे किसमें किया गया था? एप्पल में। और इंडिया में सबसे पहले किसमें किया गया था? गुआवा। गुआवा में। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीडो ऑर्चर्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेपी हुडसन। इतना आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सभी लोगों को प्लांटिंग का टॉपिक क्लियर हुआ एप्पल में? कुछ छूट जाएगा तो मुझे आप लोग बता दीजिए। सर पॉलिनाइजर में जो प्लांट होगा वो भी हर्माफ्रोडाइट होगा? हाँ, इसमें तो सारे प्लांट हर्माफ्रोडाइट ही आते हैं एप्पल में। ओके सर। हर्माफ्रोडाइट होगा, बस वो जो है सेल्फ कंपेटिबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को याद हो तो मैं आप लोग को ग्रीन एप्पल के बारे में बताया था। ग्रीन एप्पल या ये जितने यूरोपियन एप्पल वेराइटीज होती है ना, इनके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती, ये सेल्फ कंपेटिबल होते हैं। और यही मोस्टली आपका किसके रूप में यूज होते हैं? पोलिनाइजर के रूप में यूज होते हैं। पूरे डिलीशियस में गोल्डन डिलीशियस वेराइटी है, ये एज एन पोलिनाइजर यूज होता है, बाकी सब में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। एक आपका रेड गोल्ड है या रेड चीफ है, बाकी आपके जितने जोनाथन, कॉक्स, ऑरेंज पीपीन ऐसे करके आते हैं ना, ये सब आएंगे। तो इंग्लिश वेराइटीज वगैरह जितनी है ना, वो एज एन पोलिनाइजर यूज होते हैं। अभी आप लोग को पूरा पोलिनाइजर का भी एक लिस्ट लिखाना है, ठीक है, वहां पे आप लोग लिखेंगे इसको वेराइटीज के सेक्शन में। ठीक है, तो आप जो है वो नॉर्मल प्लांट ही होता है, बस उसके अंदर उस देखो, आप कोई भी वैरायटी ला के लगाओ, वो तो पोलिन, वो तो आपका जो है पोलिनाइजर के रूप में काम करेगा ही। उनके अंदर खासियत ये होती है कि भाई वो खुद की वैरायटी को भी पॉलिनेट कर ले। और अगर वो खुद की वैरायटी को पॉलिनेट ना भी कर पाए तो ये जो रेड डिलीशियस वैरायटी के पॉलिन है, ये अपने को क्रॉस नहीं कर सकता है ना, इसको तो कर सकता है कि नहीं? तो यस सर। इनमें फ्रूट सेट कराने का काम ये कर देगा और इनमें कराने का काम ये कर देगा, इस प्रकार से काम चलता है। बाकी वो खुद से भी कर लेता है। ठीक है, और वो हर्माफ्रोडाइट ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां तक हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज देख लेते हैं पीजीआर में। इसमें एप्पल में कैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग होता है। तो सबसे पहले प्लांट प्रोपगेशन में आपका जो है पीजीआर का उपयोग होता है। बताओ, प्लांट प्रोपगेशन में मेरे को सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करना है तो मैं कौन से हार्मोन का उपयोग करूंगा? GA3। GA3 है ना, हमने कई बार ये एग्जांपल देख लिया है। GA3 को वही 100 से 200 ppm के आसपास उपयोग करते हैं। ये क्या करता है आपका, उसको जर्मिनेशन को बढ़ाता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये कहीं ना कहीं से चिलिंग रिक्वायरमेंट को सब्स्टिट्यूट करता है और जल्दी से जर्मिनेशन आता है। दूसरा चीज रूटिंग हो गया। ठीक है, रूटिंग को बढ़ाने के लिए आप IBA का उपयोग कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कहानी के तौर पे पढ़ना है, आप खुद इसको लास्ट में खुद याद कर लोगे। अब आप लोग को कहीं पे भी सीड जर्मिनेशन के लिए कोई हार्मोन पूछेगा तो सोचने की जरूरत है क्या कि आंख बंद करके जिब्रेलिन मार सकते हो? यस सर। हाँ, ठीक है, यहां तक हुआ। इसके अलावा अगर मुझे फ्रूट सेट को बढ़ाना है तो मैं क्या डालूंगा? NA। NAA डाल सकता हूँ या फिर GA3 भी डाल सकता हूँ, दोनों ही हम लोगों ने हार्मोनल सेक्शन में पढ़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे फ्रूट ड्रॉप को रोकना है, फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करना है तो मैं कौन सा हार्मोन डालूंगा? यही सर, NA और 2,4-D। NAA है ना, या 2,4-D, कोई भी आप हार्मोन डाल सकते हो ऑक्सीन का,
आप इसको रोकने के लिए फ्रूट ड्रॉप को पता है ना कि अपना ऑक्सीजन इथाइलिन की कंसंट्रेशन की कमी में एल्टर होने के कारण होता है, इथाइलिन ज्यादा होता है तो फ्रूट ड्रॉप बढ़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो फ्रूट ड्रॉप रुकता है। तो हम लोग NaA का उपयोग करते हैं फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए। कौन सा फ्रूट ड्रॉप? प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। अभी हम लोग एप्पल में 3 अलग अलग प्रकार के ड्रॉप पढ़ेंगे, तो जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होता है ना उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है? आपका NaA। क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? क्या यस सर। कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत तो नहीं है जहां तक? फिर आता है फ्रूट थिनिंग। अगर मुझे फ्रूट थिनिंग करना है, फ्रूट झड़ाना है, तो मैं किसका हार्मोन का उपयोग करूंगा? Na ही रहता है सर। NaA का ही उपयोग होगा। हम लोग लगभग NaA का ही उपयोग करते हैं 10 से 20 ppm, लेकिन टाइम ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाता है। यहाँ पास हम कब करते हैं? जो नॉर्मली फ्रूट ड्रॉप होता है प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप सितंबर अक्टूबर के आसपास, उस समय करेंगे। उससे 10 दिन पहले ही आप इन्हें छिड़क दोगे। और इसमें आप कब करोगे? पेटल फॉल स्टेज, जब नया नया फर्टिलाइजेशन हुआ रहता है, उस समय में अगर आप करोगे तो ये फ्रूट थिनिंग हिलने करने का काम करता है। क्लियर है? NaA का यूज कर सकते हो, 2,4-D का यूज कर सकते हो, 2,4,5-T का उपयोग कर सकते हो, इथेफोन का उपयोग कर सकते हो। ये सब फ्रूट थिनिंग के काम आएगा, अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह पे काम आता है। कुछ पूछ रहे क्या? समझ पा रहे सर हैं ये सब लोग? पेटल फॉल सर ये पेटल फॉल स्टेज क्या है, एक बार और समझाइए। पेटल फॉल स्टेज मतलब क्या होता है? देखो ये फूल है, ठीक है, ये इसकी पंखुड़ियां हो गई, इसमें ये देखो गाइनोशियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? ये पंखुड़ियां और ये सारी चीजें धीरे धीरे झड़ने लगती है ना, यस। वही है पेटल फॉल स्टेज। तो ये लगभग 15-20 दिन चलता है, 15-20-25 दिन। तो फर्टिलाइजेशन के शुरू के जो 25 से 30 दिन होता है ना, उस टाइम तक आप कर सकते हो, ये कहना चाहता है वो पेटल फॉल स्टेज। ठीक है? यस। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, यहां तक हुआ। और आप NaA के अलावा 2,4-D, 2,4,5-T ऐसे फोन सभी हार्मोन का उपयोग कर सकते हो फ्रूट थिनिंग के लिए। कंसेप्ट पूरा सेम है। ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन का किसी भी एग्जांपल है 2,4-D, 2,4,5-T, ये सब पेटल फॉल स्टेज में होगा। इथेफोन को तो कभी भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन हाई हुआ मतलब वो गिराएगा ही फ्रूट। ठीक है? यस सर। हाँ। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, फ्रूट थिनिंग हम कर रहे हैं, तो फ्रूट थिनिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों करते हैं फ्रूट थिनिंग? सर वो जो एक्सेसिव फ्रूट है वो ना आ जाए, नहीं तो वो जो मेन फ्रूट है वो सर छोटा रह जाएगा, अच्छे से एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा उसका हाँ, खाना वाना। अगर मान के चलो हमने 100 फ्रूट लगाए हैं, तो 100 के 100 फ्रूट को अगर आप ग्रो करोगे तो हो सकता है इतने बड़े बड़े ही फ्रूट बने। लेकिन इसी को मैं 50 कर दूं तो फ्रूट का साइज बढ़ के इतना बड़ा हो सकता है। तो प्रॉपर फ्रूट के साइज के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट थिनिंग करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, फ्रूट थिनिंग में पता चल रहा है मेरे कल हार्वेस्टिंग करने और मैं 5 दिन पहले फ्रूट थिनिंग कर रहा हूँ, तो क्या फ्रूट थिनिंग से कोई बहुत असर पड़ेगा? No, sir. नहीं सर। तो वो कौन सा ऐसा स्टेज है जब तक हम फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं, और उस स्टेज को पार करने के बाद अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हो तो फ्रूट के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मतलब शुरुआत तो मैं फ्रूट थिनिंग देख रहा हूँ, पेटल फॉल स्टेज यानी कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद या फ्लावरिंग टाइम से ही अपन थिनिंग चालू कर देते हैं। पर इसको कब तक किया जाना फिजिएबल है कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे? कौन से स्टेज तक? सर पी तो याद स्टेज रखना है, तक प्लांट। कौन से स्टेज तक? सर जब जो फ्रूट होता है वो पी स्टेज तक होता है, पी स्टेज का। पी स्टेज। और कोई एक आध आइडिया? और आगे, थोड़ा और आगे जाता है। हमने याद है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पिट हार्डनिंग। पिट हार्डनिंग होने यस के सर। बाद फाइनल स्वेल आता है जनरली। तो आप पौधे को पिट हार्डनिंग तक आप कर सकते हो। एक बार पिट हार्डनिंग हो गया ना, उसके बाद अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हो तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो जो पिट हार्डनिंग का स्टेज है, जब सीड हार्ड हो जाए, तब तक आप जो है अप टू पिट हार्डनिंग आप जो है फ्रूट थिनिंग कर सकते हो। उसके बाद करोगे तो बहुत, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा, बट उतना फिजिएबल असर नहीं पड़ेगा कि जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो उसके हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसके बाद नहीं आ पाता है। ठीक है? तो अप टू पिट हार्डनिंग आपको फ्रूट थिनिंग खत्म कर देना है। ठीक है? समझ में आ रहा? सर हाँ बोलिए।
सर ऐसा क्या होता है सर एनए में कि मतलब पेटल फॉल स्टेज में करते हैं तो उसमें वो फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम करते हैं तो फ्रूट रिटेन रहते हैं? कंसंट्रेशन और टाइमिंग का डिफरेंस है। जिस समय आपका जो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है ना, उस समय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, आपका जो एंडोस्पर्म वगैरह को यूटिलाइज करके एम्ब्रायो अपना ग्रोथ कर रहा होता है, तो फ्रूट के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है और इथाइलिन हाई हो जाता है। तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन डालते हैं, तो वो कम कंसंट्रेशन को वो फुलफिल करके नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। लेकिन जब हम जो है पेटल फॉल के टाइम में डालते हैं, तो पेटल फॉल के टाइम में ऑलरेडी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्लांट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, और उसमें हम लोग और ऑक्सीजन बाहर से डाल दे रहे हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। उस स्टेज में हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है, और आपको भी पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में डालोगे तो पौधे के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही है। तो वो क्योंकि उस समय कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन से थिनिंग हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन से थिनिंग नहीं हो पाती है। इसके अलावा ना इसे कुछ रीजन है, जैसे कि ना इसको प्रॉपरली कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। हमारे यहाँ एक सीनियर ने साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कि जब पेटल फॉल स्टेज में ज्यादा मात्रा में आप अगर ऑक्सीजन को डाल देते हो तो सेल बर्स्ट होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका डिटैचमेंट हो जाता है फ्रूट का और वो गिर जाता है। एक वो है। दूसरा, उस समय यस फ्रूट सर। जो है फ्री न्यूक्लियर स्टेज में होता है और वो जो है ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है, तो उस कारण भी वहां पे थिनिंग होता है। और कुछ आपके टीके में उसमें रीजन दिया हुआ था, जैसे कि ना अगर उस समय फ्री न्यूक्लियर स्टेज, देखो इसमें लिखा हुआ एकदम क्लियरली कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज इज टाइम ऑफ मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ फ्रूटलेट फॉर एनए। इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इस समय आप एनए का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो क्या कर देता है, फ्रूट के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या स्लो कर देता है। सुक्रोज का जो मूवमेंट होता है फोलिएज से, कोई भी फ्रूट में डेवलपमेंट कब होता है, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज आता है उसमें। तो यस सर। ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज की जो मूवमेंट है फोलिएज से फ्रूट में, फ्रूट सिंक की तरह बिहेव करता है ना, तो वो सारे मूवमेंट को रोक देता है, इथाइलिन के इवोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है। वो इथाइलिन के इवोल्यूशन को भी बढ़ाता है इथाइलिन, वो एनए जो उस टाइम पे। और उसके अलावा जो भी मेटाबोलाइट पौधे पत्तियों से आने वाले हैं, वो सारे के सारे मेटाबोलाइट का फ्लो को एनए जो है रिड्यूस कर देता है फ्रूट में, जिससे क्या होता है, एब्सिशन का प्रोड्यूस जो एब्सिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और तो और बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनएए में आपका एम्ब्रायो का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और इन सारे कारणों की वजह से कहीं ना कहीं आपका फ्रूट जो है वो थिनिंग का काम करता है, एनए फ्रूट थिनिंग का काम करता है एनए। तो बहुत सारे रीजंस हैं, क्लियरली जस्टिफाइड तो नहीं है, बट हाँ ये सारे रीजंस मेंशन्ड है आपके रेफरेंस बुक टीके बोस में। ठीक है। यस सर। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हम लोग जैसे जनरली पढ़ते नहीं है, इसका भी फिर जीनिक लेवल पे स्टडी होता है। जब आप लोग एमएससी पीएचडी में होगे ना तो फिजियोलॉजी में कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन जाता है तो कौन सा आरएनए प्रोड्यूस करता है, फिर वो आरएनए जाके क्या प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, फिर कैसे थिनिंग होती है, ये हर एक चीज आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट आता है ब्लॉसम थिनिंग। ब्लॉसम थिनिंग यानी कि अब हमने फ्रूट ड्रॉप करने के लिए, फ्रूट ड्रॉप रोकने का भी देख लिया, फ्रूट थिनिंग करने का भी देख लिया। मान के चलो ऐसा हुआ कि भयंकर मात्रा में फूल लगे, आपको पहले ही समझ में आया कि यार इसमें बहुत ज्यादा हैवी फ्रूटिंग होने वाली है, आप चाहोगे कि फ्लावर थिनिंग ही कर दो। दो तरीके से कर सकते हो, खुद जाके हाथ से तोड़ सकते हो, या तो केमिकल का स्प्रे करोगे। अगर आपको केमिकल का स्प्रे करना है तो आप DNOC का उपयोग कर सकते हो, ये कई जगह पे ये केमिकल आते रहेगा, लिख लीजिए। इसको ऐसे लिखना, सोडियम 4,6 डाइनाइट्रो ऑर्थो क्रिसलेट, DNOC। ठीक है, DNOC जो है क्या है, सोडियम 4,6 डाइनाइट्रो ऑर्थो क्रिसलेट। ये एक केमिकल है, इसका उपयोग करते हैं हम फ्लावर थिनिंग करने के लिए। इसको लिख लीजिए। ये वैसे कैसे काम करता है अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई भी एक फूल है, ये फूल में अगर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ये फूल के रहने का कोई मतलब है क्या, पौधा इसको क्या करेगा, एक दिन झड़ा ही देगा। तो यस सर। पॉलिनेशन होने से पहले हम लोग DNOC को छिड़क देते हैं, तो जो भी पॉलन यहाँ पे आता है वो इस केमिकल के कारण उसका जो पॉलन है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। पॉलिनेट पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाया तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा।
और जैसे ही पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस फ्लावर का पौधा झड़ा देगा, और इस तरीके से हम लोग ब्लॉसम या फ्लावर थिनिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? डीएनओसी Yes. फ्लावर के अंदर पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देता, जिससे पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन ना हो, तो हमारा फ्लावर के रहने का कोई उपयोगिता नहीं रह जाता, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाती, और वो फ्लावर रिड्यूस हो जाता है, झड़ जाता है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक। नाम हाँ बोलिए। आई वुड क्या बोल रहे हैं? आवाज कट रहा है। क्या बोल रहे हैं? किसी को समझ आ रहा है क्या? नाम नाम क्या लगा सर? एक बार टेक्स्ट में छोड़ेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये टेक्स्ट में किसका डाउट है ये? टेक्स्ट में मैसेज डाल दिए रहना, तो फिर मैं डाउट को क्लियर करता हूँ क्या डाउट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के लिए जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। कोई नई बात है क्या इसमें? सभी लोगों को पता है जिब्रेलिन यूज होता है। ठीक है। फिर आता है सातवां आपका अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग एक समस्या है एप्पल में भी। जितने लोगों ने मैंगो में अल्टरनेट बियरिंग पढ़ा है उन सबको पता होगा, अगर अल्टरनेट बियरिंग की टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेट बियरिंग को इंक्रीज करता कौन सा हार्मोन है? GA3 कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन कहीं ना कहीं इसके टेंडेंसी को इंक्रीज करता है। आवाज क्लियर है या कट रही है? क्लियर है क्लियर है सर। सर। क्लियर है क्लियर है ना? क्लियर है। तो अल्टरनेट बियरिंग की टेंडेंसी को कहीं ना कहीं जिब्रेलिन इंक्रीज करता है। ये चीज याद है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अभी मैंगो में तो जितने लोगों ने क्रॉप पढ़ा है उन लोग को याद होगा। अभी मैं अल्टरनेट बियरिंग को कल के क्लास में आप लोगों को जब एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे चीजें और थोड़ी सी आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिब्रेलिन में ये देखा गया कि जिब्रेलिन के प्रेजेंट होने से अल्टरनेट बियरिंग की टेंडेंसी हटती है। तो ये जितना जिब्रेलिन वगैरह का हम लोग कंसंट्रेशन अप्लाई करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट बियरिंग को भी बढ़ाता है। तो हम लोग अल्टरनेट बियरिंग की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इथेफोन। इथेफोन हार्मोन जो है क्या करता है? फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। आप लोगों ने मैंगो और पाइनएप्पल में तो ऑलरेडी देखा हुआ है ना, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए इथेफोन यूज होता है। चाहे वो स्मजिंग ट्रीटमेंट हो या Yes. कोई भी ट्रीटमेंट हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो इथेफोन ही है। तो इथेफोन जो है कहीं ना कहीं आपके फ्लावरिंग को इंड्यूस करके अल्टरनेट बियरिंग को रिड्यूस करता है। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? SADH। SADH भी कहीं ना कहीं फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है और ग्रोथ को रिड्यूस करता है। वेजिटेटिव ग्रोथ को रिड्यूस करता है। आप लोगों ने देखा है ना कि आपका जिब्रेलिन जो है क्या है? फ्लावरिंग को रिड्यूस कर रहा है। और एंटी जिब्रेलिन कौन है? SADH। तो ये फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा, ग्रोथ को रिड्यूस करेगा। कोई नई बात है क्या इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। SADH का फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो सक्सिनिक एसिड 2,2 डाइमिथाइल हाइड्राजाइड। 2,2 डाइमिथाइल हाइड्राजाइड, ये जो क्या है आपका SADH का फुल फॉर्म है। सर हाँ बोलिए। सर GA3 का फ्रूट ड्रॉप में कोई रोल है क्या सर? हैंडबुक में लिखा हुआ था फ्रूट ड्रॉप मतलब फ्रूट जो ब्रेकिंग होता है उसमें GA3 का यूज करते हैं। फ्रूट फ्रूट किसमें? क्रैकिंग क्रैकिंग जो आता है ना, फ्रूट हाँ क्रैकिंग, हाँ। उसमें फ्रूट सर क्रैकिंग को GA3 का यूज करते हैं काम करने। कम करने में, हाँ उसमें आई थिंक यूज होना चाहिए, क्योंकि जिब्रेलिन कहीं ना कहीं सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। अब सेल इलोंगेट होंगे यस तब तो सर। आउटर लेयर जो है वो लूज होता जाएगा ना, और वो फैलेगा। तो जिब्रेलिन से कहीं ना कहीं सेल इलोंगेशन में हेल्प मिलता होगा और फ्रूट क्रैकिंग रिड्यूस होता होगा। अगर सेल इलोंगेट ही नहीं होगा तो क्रैक ही होगा, है ना? तो उस बेसिस यस। पे शायद करते होंगे। एग्जैक्ट फिजियोलॉजी मुझे भी आइडिया नहीं है, ये एक अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है। हाँ बाकी नो डाउट फ्रूट क्रैकिंग रोकने के लिए उसका यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है। आउटर लेयर के सेल एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम हो सकता है। ऑक्सीजन भी करता है सेम चीज, H+ एक्सट्रूशन करके एक होता है,
सेल एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो भी काम करता है। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक। फिर लास्ट आता है कलर डेवलपमेंट। कलर डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन उपयोग होता है? तो कलर डेवलपमेंट में भी यही इथरल या इथेफोन जिसे कहते हैं वो यूज होता है। इसके अलावा NAA यूज होता है। इसको लिख बस लो, अभी तो पूरा नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर है। तो यहाँ तक तो चीज क्लियर है, सभी लोगों को नोट कर पाए प्रॉपरली? यस यस सर। सर। ओके, अभी कोई क्लास तो नहीं है ना आप लोगों की और दूसरी? किसी ने कोई क्लास टाइमिंग तो नहीं डाला है ना अभी? इवनिंग में 6 बजे तक फिजियोलॉजी ही होगी जहां तक नेक्स्ट है ना? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, तो तब तक थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आप लोग का एप्पल अपने आप में बहुत बड़ा है और मैं चाह नहीं रहा हूँ कि कोई इसका टॉपिक छूटे। तो अपन जो है नेक्स्ट कलर डेवलपमेंट समझते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट है, देखो मेन मेन पॉइंट लिखेंगे तो 10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, पर कोई मतलब नहीं है उस चीज का। बढ़िया आप लोग समझो इन चीजों को, कलर डेवलपमेंट का कारण, तरीका, वो सारी चीजें समझिए, बढ़िया बैगिंग समझिए। और और अगर टाइम रहा और आप लोग का इंटरेस्ट बना रहा तो अपन लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल, बाइनियल बियरिंग और रीप्लांट में से एक आध टॉपिक और खत्म करेंगे। फिर फ्रूट ड्रॉप, 2-3 क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो मेजर चीजें हैं वो करा दें कंसेप्ट वाला। अगर बाकी चीज नहीं भी हो पाया तो रूट स्टॉक और डिसऑर्डर का जो सेक्शन है उसको आप लोग जो है नोट करके आ जाना। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि वो चीजें आप कॉम्पिटेटिव बुक से खोज सकते हो, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट वाला, है ना? तो इस पे अपन मेजर फोकस रखते हैं। जो चीजें मेरे से छूट जाएगी क्योंकि टाइमिंग का भी एक इशू है कहीं ना कहीं, तो वो चीज आप लोग उधर से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे या फिर लिखाना ही है पूरा? हो जाएगा सर। ठीक है, हाँ आप लोग रूट स्टॉक और डिसऑर्डर, क्योंकि वो पूरा एक एक दिन लेगा, कोई मतलब नहीं है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो मैं बता दूंगा और बाकी आप लोग नोट करके आ जाइएगा उसको। तो उसमें जो एडिशन कराना रहेगा ना वो मैं करा दूंगा। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है आपका कलर डेवलपमेंट। ये सारी चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए, और आप लोग का असर्शन रीजन में इस टाइप की चीजें शायद पूछ दें। तो देखो एप्पल में कलर डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना हमारे मैनपाट इलाके में या यूपी बिहार में या उत्तराखंड के लोअर हिल्स वाले एरिया में या कई जगह पे कई बार आप देखते हो कि जहां थोड़ा बहुत भी ठंड पड़ता है लोअर एरिया में भी वहां एप्पल डेवलप हो जाता है, लेकिन उसके फ्रूट में वो प्रॉपर रेड कलर नहीं आ पाता जो कि हमारे हिमाचल या जम्मू कश्मीर के एरिया में आता है। ऐसा देखा हो, ऐसा देखे हो आप लोग ये प्रॉब्लम, यस सर। है ना? तो क्या होता है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा कलर डेवलपमेंट का प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो एप्पल में टोटल क्या होते हैं, 3 कलर के एप्पल पाए जाते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर। एप्पल में मेजरली ये 3 कलर देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रीन कलर होता है ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। वहीं पे अगर मैं येलो कलर की बात करूं तो ये येलो कलर किसके कारण होता है? कैरोटिनॉइड के कारण होता है। और वहीं पे जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है कि रेड कलर किसी कारण होता है, येलो कलर। अब येलो कलर मतलब एकदम पीला कलर का एप्पल नहीं होता, गोल्डन येलो कलर का देखते हो ना, गोल्डन कलर टाइप का, क्रिमसन गोल्डन, यस सर। है ना? तो वो टाइप के कलर। तो एप्पल में जो ग्रीन कलर जो हमको दिखने को मिलता है, चाहे वो राइप्ड वाले हो या इमेच्योर स्टेज में हो, वो किसके कारण होता है? कहीं ना कहीं आपके क्लोरोफिल के कारण। वहीं पे जो मतलब सॉरी, ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है, येलो कलर जो है वो केराटिनॉइड के कारण होता है और रेड कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। मतलब अगर मुझे ये कोई भी कलर चाहिए फ्रूट में तो मुझे किस चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल फ्रूट के अंदर किस चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर एंथोसाइनिन। जब तक इस टाइप के केमिकल्स डेवलप ही नहीं होंगे, पिगमेंट्स, क्या आपको लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रूट में ये कलर्स दिखाई देंगे? नो सर। नहीं दिखाई देंगे। अब इसको समझने से, इसको और आगे समझे उससे पहले एक छोटा सा चीज और समझा देता हूँ, ठीक है? वो चीज भी अगर क्लियर हो जाए तो कलर डेवलपमेंट थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जो आपका कलर जो पौधे के अंदर मौजूद होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कहीं ना कहीं एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। इस प्लास्टिड के अंदर 3 प्रकार के पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं।
एक जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये तीन चीज के बारे में आपको मैडम ने पढ़ाया होगा, फिजियोलॉजी में पढ़े हो, यस यस सर। है ना। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें पिगमेंट कंटेनिंग तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट होता है, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट मौजूद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, है कि नहीं। क्लोरोफिल के दो प्रकार मौजूद होते हैं इसमें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये चीज पता है सभी लोगों को। यस सर। ठीक है। वैसे ही दूसरा आता है आपका क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर होता है। क्रोमो मतलब कलर। क्रोमा का टीवी आता था ना जी, कलर टीवी। यस तो सर। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर। मतलब इसमें ऐसे पिगमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, कलर होते हैं, कलर पिगमेंट मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या मौजूद होगा आपका, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, और क्या है, कैरोटीन। ये सारे जो पिगमेंट अलग अलग पौधे में जो जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कौन से प्लास्ट में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। वहीं पे एक और पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसमें कोई भी कलर पिगमेंट नहीं होता है, ये नो पिगमेंट वाला एरिया है। आई थिंक इसे ही इटियोप्लास्ट भी कहते हैं क्या, या चलो छोड़ो, ल्यूकोप्लास्ट याद रखो। ये चीज नहीं सर, क्लियर उसमें है। तीनों पाए जाते हैं, एमिलो एल्यूरो और इलायो तीनों होता है सर। किसमें, ल्यूको में। हाँ सर, ल्यूको में इसमें क्या क्या होता है, एल्यूरो एल्यूरो, एमाइलो और इलायो। और इलायो या इटियो। इलायोप्लास्ट पर, हाँ सर, इटियोप्लास्ट इलायोप्लास्ट है। इटियोप्लास्ट है जहां तक, है ना, एक सर फैट एल्यूरोप्लास्ट, और एक एमाइलो। प्रोटीन और एक स्टार्च स्टोर हाँ करता है। हाँ, ये स्टार्च वाला हो गया, और ये ऐसा कुछ कुछ है, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है आपका जो, हाँ ये स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करता है, ठीक। तो आपका जो प्लास्टिड है ना, उसमें टोटल तीन चीज होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और कभी कभी क्या होता है, अगर ये सब तीनों कब होता है, जब लाइट के प्रेजेंस में हो। अगर पौधा जो है बहुत लंबे समय तक डार्क कंडीशन में मौजूद हो, पौधे को हम कौन से कंडीशन में रख दे, डार्क, लाइट बिल्कुल ना पहुंचे, तो इसी प्लास्टिड के अंदर एक और प्लास्ट का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इटियोप्लास्ट कहते हैं। ये भी कलरलेस या व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये इटियोप्लास्ट कब होता है, जब डार्क कंडीशन हो। जब आप पौधे को एकदम डार्क कंडीशन में रख दोगे तो उसमें ग्रीन कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें इटियोप्लास्ट बनते हैं क्लोरोप्लास्ट की जगह, और वहां पे कलरलेस पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, क्योंकि ये कौन से कंडीशन में बने हैं, डार्क कंडीशन में बने हैं। ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक। अब ये जितने भी पिगमेंट या प्लास्ट आपको दिख रहे हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, लेकिन इनका एक सीक्वेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब क्लोरोफिल, अगर कोई पौधा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर से उसका ग्रीन कलर डिजनरेट होके येलो, पर्पल, ब्लू, इन सब में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट किसमें, क्रोमोप्लास्ट में या कलरलेस कंडीशन में जा सकता है। पर कोई भी क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट जो ऑलरेडी ग्रीन, येलो, पर्पल कलर में जा चुका है, वो वापस घूम के ग्रीन कलर में नहीं जा सकता। कभी देखे हो कि पीला कलर का आम को ग्रीन कलर किया गया होगा, ऐसा होता है, नो सर। लेकिन ग्रीन इसमें कन्वर्ट होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये खासियत होती है कि वो क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट कभी भी क्रोमोप्लास्ट या कलर्ड जो पिगमेंट है वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर पौधे को आप अंधेरे में रख दोगे तो कौन सा चीज का फॉर्मेशन होगा, इटियोप्लास्ट का, जो कि कलरलेस कंडीशन होता है। यहां तक का चीज क्लियर है सभी लोगों को। यस सर। ठीक है, अब अपन कलर डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यूज होंगे, ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि जब भी हम कलर डेवलपमेंट करते हैं, तो जब फ्रूट मैच्योरिटी की ओर पहुंचता है ना, तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनलाइट में क्या होता है, एक रेडिएशन मौजूद होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सभी लोगों को पता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में। आपको पता है कि 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास हमारा किसका रेंज होता है, विजिबल लाइट का रेंज होता है। वहीं पे 185 से 400 नैनोमीटर तक
हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जोन होता है। मतलब लाइट में जो 185 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के जो सेक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। 700 से 400 से 700 हमारा विजिबल लाइट, या इसी को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पढ़े हो ना आप लोग, पार लाइट। यस सर। तो पार कौन सा हो गया, 400 से 700, और 185 से 400 नैनोमीटर क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये चीज पढ़े हो, कहते हैं ना कि ये हमारी धरती है और धरती के ऊपर हमारा क्या मौजूद है, ओजोन। ये ओजोन लेयर मौजूद है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे सन से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं उसको यहीं से डिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक देता है। केवल 2% के आसपास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारे अंदर आने देता है। अगर कल के डेट में ये ओजोन जो है डिप्लीट हो जाए तो पूरे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आएंगे और लोगों के अंदर कैंसर जैसी समस्या आनी हो जाएगी स्टार्ट। ये कहते हैं लोग, पढ़े होगे 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में। यस सर। यस सर। मतलब ये ओजोन जो है, ये ओजोन जो है हमको किससे बचाता है, यूवी रेडिएशन से। और यूवी रेडिएशन कहीं ना कहीं खतरनाक है, इस चीज को याद रखना। अब होता क्या है कि ये जो 185 से 400 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन, ये अपने आप में 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। और इसको आप सबको याद रखना है, सीईटी दिलाने वाले खासकर याद रखेंगे, पूछ देता है कि यूवी रेडिएशन को ना 3, यूवी ए, यूवी बी और अल्ट्रावायलेट सी, ऐसे करके 3 टुकड़ों में बांटा गया है। 315 से 400 नैनोमीटर को यूवी ए कहते हैं, ठीक है। 280 से 315 नैनोमीटर को यूवी बी कहते हैं, और 100 से 280 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है इसे हम यूवी सी कहते हैं। इसको सब याद रखेंगे। सर यूवीसी का 100 से 280, 280 है एक्चुअली, ये 185 होना चाहिए बट 100 दे दिया। जो भी रेंज दिया होगा उस हिसाब से ठीक करिएगा। यस सर। यूवी बी का क्या लिखे हैं? यूवी भी 280 से 315, 280 से 315 नैनोमीटर। ठीक, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके। अब होता क्या है, जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन में आए तो हमारी स्किन में कैंसर कॉज हो जाएगा। ये आप लोग शुरू से सुनते आ रहे होंगे, पर कभी सोचे कि कैंसर कैसे कॉज हो जाएगा, ऐसे कैसे कैंसर कर देगा, जब नॉर्मल लाइट पड़ रहा है तो कैंसर नहीं हो रहा है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के आने से कैसे कैंसर हो जाएगा बताओ? सर वो सेल के अंदर जाता है सर, ट्यूमर इंड्यूस करता है। हाँ वही, कैसे इंड्यूस करेगा ट्यूमर? सर म्यूटेशन होता है तो सेल डिवीजन बढ़ जाता है, जिससे वो उस एरिया में भी ना वो ट्यूमर बन जाता है। देखो होता क्या है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ना, ये अपने आप में आयोनाइजिंग टाइप के रेडिएशन होते हैं। आप लोग पढ़े हो ना रेडिएशन जब पढ़ रहे थे, म्यूटेशन भी पढ़े होगे, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग टाइप के होते हैं। जब ये हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे बॉडी में भाई इतने सारे केमिकल हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के जो आयन होते हैं ना, ये उसको आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज मतलब सोडियम NaCl में था, इसको तोड़ के Na+ में कन्वर्ट कर दिया, या NaCl में फ्री रेडिकल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम कर दिया या बढ़ा दिया, इस टाइप का काम करेगा। तो हमारे बॉडी में ये जो होते हैं ना, ये आयोनाइजेशन प्रक्रिया के थ्रू किसका डेवलपमेंट कर देता है, फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट कर देता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर आयोनाइजिंग कैपेसिटी है, ये हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है या जनरेट कर देता है, और इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां तक चीज क्लियर है? अब ये फ्री रेडिकल की खासियत ये होती है, फ्री रेडिकल मतलब, अब देखो Na जो है क्लोरीन से क्यों जुड़ पाया, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। ये दोनों गए एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए और NaCl कंपाउंड बन गया, नमक, है कि नहीं? लेकिन मान के चलो NaCl, अब ये NaCl किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से करेगा क्या रिएक्ट? नहीं सर, अब नहीं कर। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई NaCl का, इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया है। लेकिन मान के चलो किसी तरीके से इसमें क्या NaCl जुड़ा ही रहे और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए,
तो इसमें प्लस या माइनस चार्ज आया, मतलब ये किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करने के लिए फिर से कैपेबल हो जाएगा। यस सर। यस सर। और फालतू का रिएक्शन होगा जिससे फालतू केमिकल प्रोडक्ट बनेंगे, ये होगा। यस सर। तो ये जो आपके जो यूवी रेडिएशन होते हैं ना, ये यही करते हैं, हमारे शरीर में आके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़े लूज होगे ना ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन। लूज सर। लूज है ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा बहुत दिन हो गए छूटे। यस सर, ऑक्सीडेशन में लूज होता है, रिडक्शन में गेन। वही होता है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन केमिकल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या होगा, जैसे ही यूवी रेडिएशन आएगा तो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब ये NaCl फ्री रेडिकल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए NaCl किसी से भी रिएक्ट करेगा और दूसरा केमिकल बनाएगा। तो ऐसे ही यूवी रेडिएशन जब हमारे शरीर में आता है ना, तो फ्री रेडिकल बनाता है और हमारे शरीर से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है हमारे एलिमेंट से, और वो एलिमेंट दूसरे दूसरे केमिकल के साथ जाकर रिएक्ट करता है और कई सारे हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं, और हमारा बॉडी जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, कैंसर की ओर मूव करने लगता है। सिमिलरली जब आप रेडिएशन को फूड मटेरियल में डालते हो, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें जब ये रेडिएशन जाते हैं, वहां पे भी हमने आयोनाइजेशन का प्रक्रिया पढ़ा था, वहां पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल डेवलप कर देते हैं, जिसके उनके अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ये पढ़े थे, याद है? यस सर। है ना। सिमिलरली जब ये यूवी रेडिएशन हमारे प्लांट के आउटर छिलके में पड़ता है, तो क्या होता है, हमारे जो क्लोरोफिल होता है, आउटर छिलका में क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब कोई भी लाइट आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? पिगमेंट ही तो करता है ना, फोटो सिस्टम। तो ये यस सर। क्लोरोफिल जो है यस क्या सर। करता है, जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करता है तो उसको समझ में आता है, अरे यहाँ तो यूवी रेडिएशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और यूवी रेडिएशन को क्लोरोफिल झेल नहीं पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है यूवी रेडिएशन को झेलने लायक बना नहीं है। तो क्या होता है, यूवी रेडिएशन के आने से क्लोरोफिल क्या होता है, धीरे 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 डिजेनरेट होने लगता है। अब पौधे को समझ में आ जाता है कि हाँ भैया रेडिएशन बढ़ गया है, यूवी रेडिएशन आने लगा है। तो पौधा क्या करता है, यूवी रेडिएशन की आने की वजह से क्लोरोफिल मर रहे हैं। क्लोरोफिल कौन से प्रक्रिया के कारण मर रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या जनरेट हो रहे हैं, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। तो पौधा क्या चाहेगा कुछ, अब देखो यूवी रेडिएशन के आने को तो पौधा रोक नहीं सकता। पौधा क्या चाहेगा कि मैं कुछ ऐसे केमिकल बनाऊं जो इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को, यूवी रेडिएशन के कारण जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोक सके। तो पौधा क्या करता है, इसके निचले लेयर्स जो होते हैं, छिलका भी अपने आप में 50 लेयर से बना होता है, उन लेयर्स में किसका डेवलपमेंट करना चालू करता है, फ्लेवेनॉइड्स का। किसका डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, फ्लेवेनॉइड्स का। इन्हीं फ्लेवेनॉइड्स का नाम है एंथोसाइनिन, केरोटीन, जो भी है। तो ये एंथोसाइनिन को पौधा डेवलप करता है, किसके रूप में, फ्लेवेनॉइड के रूप में। क्यों डेवलप करता है? क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, उसके इल इफेक्ट को काउंटर करने के लिए पौधा फ्लेवेनॉइड का उपयोग, डेवलपमेंट करता है, जिसमें से कहीं ना कहीं एंथोसाइनिन भी एक टाइप ऑफ फ्लेवेनॉइड है। ये फ्लेवेनॉइड की खासियत क्या होती है, ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब ये सेल्स का या केमिकल्स का ऑक्सीडेशन को रोक देता है। अब आप सोचो यूवी रेडिएशन आ रहा है, और आप जो यूवी रेडिएशन ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन आप ऐसे केमिकल रखे हो जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, तो क्या यूवी रेडिएशन कोई हार्मफुल इफेक्ट शो कर पाएगा? नो सर। नो सर। नहीं। तो यूवी रेडिएशन से जो ऑक्सीडेशन इफेक्ट होने वाला है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, फ्लेवेनॉइड का सिंथेसिस कर देते हैं। और इसके कारण क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं जो आपका ये प्रॉब्लम था, किस चीज का प्रॉब्लम था, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का, वो रुक जाता है। आप लोग हमेशा देखना, लड़कियों को बोलते हैं या नॉर्मली लोगों को बोलते हैं, टमाटर खाओ, दबा के खाओ, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, खाइए, स्किन के लिए अच्छा होगा, बोलते हैं। यस सर। क्योंकि ऑक्सीडेशन रुकता है ना ये यूवी रेडिएशन से। सनस्क्रीन लगाते हैं, क्या होता है, ये सब रोकने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की प्रोसेस का काम करता है। अब बताओ, क्या यहाँ पे एप्पल के फ्रूट को ये ऑब्जेक्टिविटी रही होगी उसकी
कि मुझे कलर डेवलप करना है, या उसका ये था कि मरने वाले हैं भैया, चलो एंटीऑक्सीडेंट बनाओ तो बच जाए, क्लोरोफिल तो निपट ही गया है, बाकी फ्रूट तो बच जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है पौधे का। इस चक्कर में वो एंटीऑक्सीडेंट बनाता है जिसमें से एक एंथोसाइनिन होता है, और कहीं ना कहीं आपके फ्रूट में कलर डेवलप हो जाता है। तो कलर डेवलपमेंट का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, समझ में आ रहा? यस सर। चलो अब इसको एक बार फिर से शुरू से अच्छे से सिस्टम से रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक। तो होता क्या है कि देखो, फ्रूट में क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो क्या होता है, आउटर जो ग्रीन कलर होते हैं वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। जब ये मेच्योरिटी स्टेज में आता है तो क्लोरोफिल कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होता है, तो यूवी रेडिएशन के कारण क्लोरोफिल का क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, जिससे प्लांट को डैमेज पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। तो पौधा क्या सोचता है कि यार मुझे इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से बचना है, फ्री रेडिकल बनेंगे तो मैं मर जाऊंगा। ये ऑक्सीडेशन यूवी रेडिएशन के कारण होता है। तो इस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए क्यों ना मैं अपने पौधे में किसका सिंथेसिस करूं, एंटी ऑक्सीडेंट्स का। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में वो बहुत सारे अलग अलग केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे एक साथ हम क्या कह देते हैं, फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स के खासियत क्या होती है कि ये एक तो प्लांट में आपका उसको रिड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रिड्यूस करता है, और इसमें से कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्बिंग केमिकल या फिर एंटीऑक्सीडेंट टाइप के केमिकल का फॉर्मेशन करता है पौधा, जो है किससे बचने के लिए, यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। इसी दौरान वो जो है फ्लेवोनॉइड के रूप में एंथोसाइनिन का भी सिंथेसिस करता है, और यही एंथोसाइनिन कहीं ना कहीं रेड कलर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कलर डेवलपमेंट के लिए किसका डेवलप होना जरूरी है, फ्लेवोनॉइड का। और फ्लेवोनॉइड कब डेवलप होगा, पौधा फ्लेवोनॉइड जबरदस्ती तो डेवलप करेगा नहीं, कब डेवलप होगा फ्लेवोनॉइड, यूवी लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए होगा। जब यूवी लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए होगा। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि हिल्स में क्यों अच्छा कलर डेवलप होता है और जमीन में क्यों नहीं होता। तो पहले तो कलर डेवलपमेंट का प्रोसेस समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। यूवी लाइट का रेडिएशन कहां से कहां तक होता है बताइए? 180 से सर 400 नैनोमीटर। 185 से 400, ठीक है। ये जो यूवी रेडिएशन होता है ना, ये फ्लेवोनॉइड एक तो सिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनिडीन 3 ग्लूकोसाइड। यही भविष्य में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंथोसाइनिन में। तो इस तरीके से ये डेवलप होता है, उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बट मेजर कारण समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो, अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है कि हिल्स में या फिर हायर एल्टीट्यूड में, जब ज्यादा ऊंचाई में होते हो तो कलर जो है ज्यादा डेवलप होता है, जबकि प्लेन्स में या फिर लोअर एल्टीट्यूड वाले एरिया में, जहां की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, वहां पे कलर कम डेवलप होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो होता क्या है, आप कभी भी शिमला मनाली जाओगे तो पोल्यूशन उतना फील होता है जितना दिल्ली और रायपुर में फील होता है, डस्ट पार्टिकल। नहीं सर। हाँ, मैन पार्टी चले जाओ, जब आप जैसे जैसे ऊंचाई में जाते जाते हो, एल्टीट्यूड ज्यादा जाते जाते हो, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। जब हम प्लेन्स में या लोअर एल्टीट्यूड में होते हैं, हमारे रायपुर दिल्ली जैसे मतलब कम एल्टीट्यूड वाले जगहों में, तो क्या होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मौजूद होता है, डस्ट पार्टिकल, और दूसरा मॉइस्चर। ये डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर की खासियत क्या होती है कि सनलाइट में जितने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं उसको ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बहुत सारे जो अमाउंट होते हैं उसको कौन एब्सॉर्ब कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर। अब चूंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन किसके द्वारा एब्सॉर्ब हो गए हैं, डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर के कारण, तो हमारे प्लांट को जो यूवी रेडिएशन एक्चुअल अमाउंट मिलना चाहिए वो मिल पाएगा क्या? नो नो सर। सर। जब यूवी रेडिएशन का कंसंट्रेशन ही हाई मात्रा में नहीं पौधे पहुंचेगा पौधे के पास, तो पौधा में क्लोरोफिल प्रॉपरली डिजेनरेट होगा क्या? नहीं।
अब डीजनरेशन ही नहीं हो रहा है क्लोरोफिल का, तो पौधे को बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होगी एंटीऑक्सीडेंट डेवलपमेंट का। नहीं सर नहीं। जब उसको आवश्यकता ही महसूस नहीं होगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट बनाएगा ही नहीं, और जब एंटीऑक्सीडेंट बनाएगा ही नहीं तो क्या कलर प्रॉपरली डेवलप होगा, क्योंकि एंथोसायनिन तो आया ही नहीं। नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। तो समझ में आया लोअर एल्टीट्यूड में क्यों डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट पार्टिकल मॉइस्चर होते हैं जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण पौधे में वो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती जिसके सॉल्यूशन के लिए वो कलर डेवलप करता है। समझ में आया? यस। जबकि हिल्स और हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहां डस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत कम होती है, तो वहां प्रॉपर अमाउंट में यूवी रेडिएशन आता है। अच्छा, जमीन के जितने अंदर घुसते जाता है उतना यूवी रेडिएशन लॉस भी होता है ना भाई, कई सारी चीजें होते हैं एनवायरमेंट में। हिल्स में वो चीजें कम होती है, तो पौधे को भरपूर मात्रा में आपको यूवी रेडिएशन मिलते हैं, जिससे वो भरपूर ऑप्शन क्रिएट होता है उसके पास फ्लेवेनॉइड्स का सिंथेसिस का, और कलर प्रॉपर डेवलप होता है। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को कि क्यों हायर यस हिल्स? सर। इसको लिखना है ना, सुनना नहीं है, कहानी टाइप लिख के रखना भैया। पूछ दिया तो फिर बाद में आके मेरे को बोलोगे कि सर पढ़ाया नहीं करके। कम से कम लिखे रहोगे तो मेरे को बोलते बनेगा कि पढ़ाया तो था भाई। सर लीची में भी करते हैं ना कलर डेवलपमेंट ऐसी हाँ, टाइप? लीची में भी होता है, उसमें सल्फर का मेन रोल रहता है। यस उसमें सर। सल्फाइटेशन एंड एसिडिफिकेशन का एक ट्रीटमेंट पढ़ाया था, याद है? यस सर। हाँ, तो उसमें वो करते हैं लगभग सर जगह पे ग्रीन एप्पल कलर। के कंडीशन में क्या होता है? ग्रीन एप्पल का जो है ना, वो उसका वेराइटल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रीन ही रहते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ग्रीननेस के कारण ही ज्यादा होता है, ऐसा कुछ है। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है ना कि देखो वो यूरोपियन कंट्रीज के वो हैं, यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। यूरोप में आप जाओगे तो नॉर्मल लोअर एल्टीट्यूड में भी आपको ठंडा महसूस होगा। वहां के बड़े बड़े जो शहर हैं जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन है, वहां भी ठंड बहुत ज्यादा होती है। वहां पे एल्टीट्यूड के कारण ठंड नहीं है, वहां पे ठंड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कारण है। हमारे यहाँ जब आप हायर हिल्स में जाते हो ना, तो वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे, यूरोपियन कंट्री यहाँ पे मौजूद है, इस एरिया में सन का लाइट ही प्रॉपरली नहीं जाता है, इसलिए यहाँ ठंड है। ना कि वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है इसलिए, वहां पे भी ठंड होगा नो डाउट, पर लाइट का प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाना भी ठंड का रीजन है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, लोअर एल्टीट्यूड में चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, वहां तो लोअर एल्टीट्यूड में भी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल हो रहा है, और डस्ट पार्टिकल भी है। तो वहां पे उनके पास वैसे भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता कलर डेवलप करने का, इसलिए शायद वहां पे वो प्रॉपर ग्रीन कलर के ही होते हैं। समझ में आया? हायर यस। एल्टीट्यूड वाला इशू नहीं है वहां। क्लियर है? जैसे कि सनलाइट अगर हमारे इंडिया में नहीं पड़ता, अब जैसे कि मान के चलो कई जगह ऐसे हैं, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पहाड़ में नहीं जाओगे तो भी बर्फ जमा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं पहुंचता। जहां सनलाइट पहुंचता है वहीं गर्मी मेनली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? यस। यस सर। ओके। ये ना थोड़ा सा ना जियोग्राफी पढ़ना आप लोग, मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ, बट ना जियोग्राफी पढ़ने से ना हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी आप लोगों की, चीजों को रिलेट थोड़ा सा करना आना चाहिए, तो बहुत मजा आएगा। जियोग्राफी पढ़ना है एक बार आप लोग, नेक्स्ट बैच को पढ़ाने से पहले मैं कोशिश करूंगा एक बार पढ़ लूं पूरा। चलिए, तो यहां तक समझ में आया कलर डेवलपमेंट, हिल्स यस। वाला कॉन्सेप्ट पूरा? ठीक। फैक्टर क्या क्या है जो अफेक्ट करते हैं कलर डेवलपमेंट को, ये देख लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग कलर डेवलपमेंट, क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला आता है लाइट। तो लाइट में कौन सा कलर, कौन सा लाइट? यूवी लाइट और ब्लू लाइट, ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो कि रेड कलर के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है? ज्यादा कहाँ होगा? लोअर एल्टीट्यूड में कलर डेवलपमेंट कैसा होगा, ज्यादा या कम? कम। कम। लेस कलर। हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो हाई कलर। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी यूवी बी जो सेक्शन है, यूवी बी, ये मोर इफेक्टिव होता है। अल्ट्रावायलेट के भी 3 टाइप पढ़े हैं ना अपन, उसमें यूवी बी मोर इफेक्टिव रहता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है? दूसरा आता है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया था।
टेम्परेचर का, नेट में आया था या जेआरएफ में आया था, दोनों में से किसी एक में आया था टेम्परेचर का क्वेश्चन। याद रखेंगे दिन का टेम्परेचर अगर 24.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो कलर डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाता है, जो एंथोसाइनिन सिंथेसिस है ना वो रिड्यूस हो जाता है, एंथोसाइनिन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, एकदम जरूरी है याद रखना। दिन का टेम्परेचर 24.5 से ऊपर गया तो टेम्परेचर डाउन होगा। और देखो ये जो टेम्परेचर और कलर का रिलेशन है ना, सिर्फ 3 जगह पूछा जाएगा। एप्पल में पूछेगा, दूसरा टमाटर में पूछता है, देखे होगे, यस सर। है ना, और तीसरा पूछेगा ट्यूबराइजेशन टेम्परेचर पोटैटो में। ये 3 जगह टेम्परेचर को बिल्कुल याद रखना है। कहाँ कहाँ याद रखोगे? एप्पल कलर डेवलपमेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, टमाटर में कलर डेवलपमेंट ये कई बार आ चुका है, और पोटैटो में ट्यूबराइजेशन टेम्परेचर। ये 3 चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खोज के किसी जगह पे लिख लेना। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा किसी न किसी एग्जाम में, इस साल जितना दोगे हर साल इसका सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा क्वेश्चन, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, यस ये चीज क्लियर है। यस Yes. तो दिन में अगर टेम्परेचर 24.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गया तो कलर डेवलपमेंट रुकेगा। सबसे बेस्ट होता है 18.5 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी 15.8 डिग्री सेल्सियस में सबसे बेस्ट होता है, इसको याद रखिए। और मैं आप लोग को फिर क्वेश्चन अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहां तक हुआ? यस सर नीचे क्या लिखा है? बहुत पहले फ्लोरिकल्चर में क्राइसेंथेमम का क्वेश्चन आया था, कितने टेम्परेचर में फ्लावरिंग होती है, मैम से एक बार पूछ लेना। ये क्वेश्चन 2018 में आया था हमारे टाइम पे सीईटी में। ठीक, ये हुआ। डे टेम्परेचर कितना हुआ? 24.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पे कलर डेवलपमेंट रुक जाता है। 15.8 डिग्री सेल्सियस बेस्ट है, रिफरेंस है टिकेबोस, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा रेफरेंस लगा सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। वहीं पे नाइट का अगर टेम्परेचर हाई हो गया, नाइट का टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो कलर डेवलपमेंट रिड्यूस होता है। याद रखेंगे, नाइट टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो कलर डेवलपमेंट रिड्यूस होता है। नाइट टेम्परेचर भी हमको लो चाहिए होता है बेटर कलर के लिए। मतलब हमको क्या चाहिए? कलर डेवलपमेंट अगर अच्छा चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कूल डे एंड कूल नाइट बेस्ट होता है। क्या बेस्ट होता है? कूल डे एंड कूल सर नाइट। नाइट का टेम्परेचर कितना कम होना चाहिए, कितना डिग्री वो मैं सेल्सियस? बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग लॉजिक है। दिन के टेम्परेचर में अगर आप ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है? एंथोसाइनिन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। पर रात का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 24 से कम ही होगा, फिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? तो देखो होता क्या है, नाइट के टाइम में कौन सा एक प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस होता है या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन सर। Respiration. रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? शुगर को ब्रेक डाउन किया जाता है, शुगर का ब्रेक डाउन, एनर्जी निकाला जाता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और ये शुगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि ये केमिकल होता है जिसको इडासीन कहते हैं। ये इडासीन का सिंथेसिस होता है शुगर से, और यही आगे चल के एंथोसाइनिन वगैरह का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उतना याद नहीं रखना है आपको। आपको ये याद रखना है कि नाइट टाइम में रेस्पिरेशन का प्रक्रिया से शुगर ब्रेक होता है, जिससे इडासिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं कलर डेवलपमेंट रिड्यूस होता है। अब आप सोचो, रेस्पिरेशन का रिलेशनशिप किस चीज से है? टेम्परेचर से है कि नहीं है? है बताओ। सर। है ना? अगर टेम्परेचर यस लो सर। होगा तो रेस्पिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। रेस्पिरेशन कम हुआ तो शुगर लॉस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। कम कम होगा। होगा। तो पौधे के लिए शुगर बचा और कलर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर टेम्परेचर हाई हुआ नाइट में तो क्या होगा? रेस्पिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा। तो शुगर लॉस या शुगर ब्रेकडाउन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो पौधे के पास शुगर बचेगा क्या कलर डेवलपमेंट के लिए? नहीं सर। नो तो सर। कलर डेवलपमेंट कम होगा।
इसीलिए याद रखेंगे कूल डे एंड कूल नाइट टेम्परेचर बेस्ट होता है कलर डेवलपमेंट के लिए। ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ नाइट में तो कलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन, इस साल यही क्वेश्चन आया था कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। नाइट का 8.1 डिग्री सेल्सियस बेस्ट है और डे का 15.8 डिग्री, 14 से 16 के बीच का रेंज पूछा था इस साल। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली ये सब पूछा गया इसलिए पढ़ा रहा। ये ध्रुमेश ये क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया था लास्ट ईयर। इस साल के जेआरएफ का पेपर खोल के देखना एक बार, अगर हो क्वेश्चन तो, या तो नेट में आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, कारण सबका, इसको याद रखेंगे यस सर। सभी लोग, ठीक है। ओंकार, हर्ष, आप सब लोग सर को 8 याद पॉइंट रखना क्या है? 8.1 1 8.1 डिग्री सेल्सियस बेस्ट और 15.8, ये सब टीके बोर्ड से निकाला हुआ है, तो रेफरेंस है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है पीजीआर। पीजीआर के उपयोग से होता है क्या, तो हाँ लिख लीजिए, इथाइलिन जो है कलर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, ये लिख लो। चौथा क्या इफेक्ट करता है, पोजीशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। इसके बाद आप लोग का छुट्टी कर देंगे, एक और टॉपिक पढ़ाने का था पर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, आज 6 बजने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए पोजीशन ऑफ फ्रूट। पोजीशन ऑफ फ्रूट मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर ये एक पौधा है तो ये टॉप में फ्रूट लगे हैं और ये बॉटम में फ्रूट लगे हैं, किसको ज्यादा लाइट मिलेगा, टॉप वाले। टॉप में। टॉप वाले को। तो हमेशा टॉप वाले में बेटर कलर देखने को मिलता है, बेटर कलर, जबकि बॉटम वाले में पुअर कलर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कलर, अच्छा कलर डेवलपमेंट, अच्छा ये लिख लो, फिर मैं आप लोग को और बताता हूँ एक दो चीज, फिर उसके बाद 10 मिनट में छुट्टी कर देंगे। तो कलर डेवलपमेंट समझ में आया, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यस सर। ठीक। इसको अच्छे से समझे रहना, 2-4 दिन 2-3 दिन और लगेंगे एप्पल को खत्म होने में, फिर हो जाएगा ये। क्लियर है यहां तक, यस सर। ओके। अब देखो टेक्निक्स टू इम्प्रूव कलरेशन। कलर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कलर को बढ़ाने के लिए। तो भाई हम कलर को बढ़ाने के लिए 3-4 अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मल्चिंग। अगर आप मल्चिंग करोगे, ठीक है, मल्चिंग करोगे ऐसे शीट से विनाइल मतलब कुछ मल्च आते हैं। एक तो मल्चिंग से क्या होता है, लाइट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होता है, तो फ्रूट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट मिलेगा और वो कलर को इंप्रूव करेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मल्चिंग करने से, अगर आप एल्यूमिनियम वाला एक पर्टिकुलर कंटेनिंग मल्चिंग सीट आता है उससे करते हो, तो वो कहीं ना कहीं इथाइलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है पौधे में और आपका कलर डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। तो मल्चिंग जो है क्या करता है, कलर डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब पौधे के नीचे आप मल्च लगाओगे तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके पौधे के फ्रूट के जो निचले हिस्से जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। यस सर। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, फ्रूट टर्निंग। फ्रूट टर्निंग का मतलब क्या है, मान लो ये एक ब्रांच है और ये इसका फ्रूट है। अब सनलाइट इधर से आ रहा है तो इसी साइड बस लाइट पड़ेगा, इसी साइड बस कलर डेवलप होगा ना। इस बार थोड़ी होगा, कई बार आम तोड़े होगे तो देखिए एक ही साइड कलर डेवलप हुए रहता यस सर। है ना। यस तो सर। आपको फ्रूट को पलट के इस पर लाना है ताकि दोनों ही साइड प्रॉपर लाइट पड़े और दोनों साइड कलर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि जहां स्ट्रेस पड़ेगा वहीं तो डेवलप करेगा ना। 1 मिनट रुकिएगा, दया बार बार फोन कर, ठीक है। तीसरा आता है लीफ प्रूनिंग। भाई लीफ प्रूनिंग करना जरूरी है, क्योंकि लीफ कहीं ना कहीं, अगर ये फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर, हाँ दया फोन किए थे ये रूम में, हाँ हाँ, किसको, अच्छा हाँ हाँ, रुक जाओ 5 मिनट में लगा रहा, चलो साथ में चलेंगे, मैं ये जस्ट क्लास खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट में। नहीं 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 है, छुट्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा रुक जाओ, मैं लगा रहा 10 मिनट में। हाँ हाँ, ठीक, यहाँ तक हुआ। तो क्या हुआ, मान लो ये फ्रूट है और फ्रूट के ऊपर ये पत्ती आ गया, तो क्या ये लाइट को आने देगा अंदर, नहीं। नो सर।
तो लीफ प्रूनिंग जरूरी है ताकि लाइट प्रॉपरली फ्रूट तक पहुंचे, ठीक है। ज्यादा डेंस होने से लाइट का इंटरसेप्शन नहीं होता, और जो बीच में पौधे फ्रूट मौजूद है वहां तक तो लाइट पहुंचेगा ही नहीं ज्यादा में। पौधे के जो ब्रांचेस, अब ये ऐसा फ्रूट है, यहाँ पे जो फ्रूट मौजूद है यहाँ पे पत्ती पहुंचने के लिए प्रूनिंग बहुत जरूरी है। चौथा चीज क्या कर सकते हो आप, जो है बैगिंग कर, अच्छा हार्मोन का उपयोग कर सकते हो। हार्मोन में कौन सा यूज कर सकते हो, आपका इथाइलिन, ये भी कलर डेवलप करने में हेल्प करता है। और पांचवा और लास्ट चीज होता है बैगिंग। ये बैगिंग कैसे काम करेगा इसको मैं कल के क्लास में आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। डबल लेयर बैग का उपयोग करते हैं, कैसे काम करता है ये अपन कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक का Yes. चीज सबको समझ में आया। यस सर। ओके, तो कल आप लोग को बैगिंग पढ़ेंगे। बैगिंग ज्यादा नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है। कल संडे है, कल अपन कोशिश करेंगे एक लंबी क्लास लेके ना, कल एप्पल को आधे से ज्यादा खत्म कर दें। कल मैं क्लास लूंगा आप लोग का, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, मैं टाइमिंग अपडेट कर दूंगा। कल अपन जो है बैगिंग करेंगे, उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल करके एक प्रॉब्लम है वो करना है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल करके एक प्रॉब्लम है वो पढ़ना है, इसका क्वेश्चन आया हुआ था। रीप्लांट प्रॉब्लम, बाइनियल बियरिंग हैबिट, थिनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, पार्थिनोकार्पी और फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे करके 2-3 टॉपिक को हम लोग एप्पल का कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। कल कोशिश करेंगे 2 क्लास हो जाए आप लोग का दिन में, तो आप लोग का एप्पल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का एक होमवर्क है, अब देखो आप लोग कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। एप्पल के जितने रूट स्टॉक के आइडिया आपको हैं और जितना डिसऑर्डर है, एटलीस्ट ये 2 चीज अगर आप लोग कर लोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगा मेरे को भी और आप लोगों को भी। क्योंकि मैं इसको प्रॉपरली पढ़ाने बैठूंगा ना तो 2 दिन लग जाएंगे, तो आपका क्रॉप और डिले होगा, और एग्जाम अब पास आ रहा है, ठीक है। और इसको डिटेल में समझाने से बेटर है मैं इन चीजों को डिटेल में समझाऊं जो आपको शायद कंटेंट कॉम्पिटिटिव बुक में ना मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि रूट स्टॉक और डिसऑर्डर का लिस्ट आप अपने कॉपी में पढ़ लो। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, पर मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट को सिर्फ लिखाते जाऊंगा फटाफट। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो है रूट स्टॉक और डिसऑर्डर को अपने साइड से लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जिनको कुछ अच्छा मैटर मिलता है ग्रुप में शेयर कर लीजिए। सभी लोग एटलीस्ट अपना ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो। मैं जो जो इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा या ये टाइप का रहेगा ना उसको मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्लास में बता दूंगा। भले कोर्स कंप्लीट होने के बाद बोलोगे तो मैं रूट स्टॉक और डिसऑर्डर को अलग से पढ़ा दूंगा एप्पल का। अभी बाकी क्रॉप्स को स्टार्ट करना भी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद इंसेक्ट डिजीज में पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसेक्ट डिजीज है, रसेटिंग है, फिर आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स को नोट कराना है, वैरायटी को नोट कराना है। एप्पल बहुत बड़ा क्राफ्ट है अपने आप में, ठीक है। तो एप्पल को पढ़ते तक एटलीस्ट आप लोग जो है ये 2 चीज को कर लीजिए। तो अभी 2 दिन का समय है, 2 दिन में आप सब लोग जो है सर्च करिए और खोजिए, और सब लोग इंडिविजुअली मेरे को अपना होम ये रूट स्टॉक और डिसऑर्डर का लिस्ट लिख के भेजेंगे। और इसमें कंजूसी मत करना, जितना खोज सकते हो कर लेना भाई, आप ही लोगों के भविष्य का सवाल, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, चलिए फिर बंद कर दूं रिकॉर्डिंग। यस सर।